गायत्री कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। बीए थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस के अंतर्राष्ट्रीय संबंध के पेपर का हम अध्ययन कर रहे हैं और उसके अंतर्गत हम राष्ट्र शक्ति के तत्वों का अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि नए नए अपडेट हो वो आपको मिलती रहे, उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राष्ट्रीय शक्ति के क्या क्या तत्व हैं इनका अध्ययन कर रहे हैं। आज का जो हमारा महत्वपूर्ण जो तत्व है वो है तकनीक, टेक्नोलॉजी। देखिए, कोई भी राष्ट्र ये दावा नहीं कर सकता कि मेरे पास कोई एक तत्व होने से मैं एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर जाऊंगा या शक्तिशाली राष्ट्र का स्वरूप धारण कर लूंगा। ये एक भ्रम है। शक्ति के कई तत्व हैं और सभी शक्ति सभी राष्ट्रों के पास एक समान नहीं होती है, सब बराबर शक्तियां नहीं होती हैं। लेकिन आधुनिक युग 21वीं शताब्दी, यहाँ कहें कि पिछली शताब्दी से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से राष्ट्रों के मध्य एक ऐसी होड़ मची है। हर राष्ट्र ज़्यादा से ज़्यादा शक्तिशाली होना चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी शक्ति अंतर्राष्ट्रीय जगत, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जताना चाहता है। वो हर एक मामलों में आगे बढ़ना चाहता है। एक प्रतिस्पर्धा का दौर है जिसमें इस वैश्वीकरण ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। आप देखेंगे कि जिस प्रकार से प्रथम और द्वितीय विश्व दोनों विश्व युद्ध हुए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और उसका नतीजा देखा राष्ट्रों ने, तो अब यूँ कहें कि 20वीं सदी के मध्यान्ह के बाद और 21वीं सदी में प्रारंभ में आप देख रहे हैं, अब ज़्यादा से ज़्यादा हर राज्य अपनी आर्थिक शक्ति, इकोनॉमिक पावर को स्ट्रॉन्ग करने पे तुला हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति अर्जित करना चाहते हैं। उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तकनीक, टेक्नोलॉजी। आप तकनीक दृष्टि से किस स्तर पे खड़े हो, अंतर्राष्ट्रीय जगत में तकनीक के क्षेत्र में आपका क्या स्टैंड है, आप अपने देश में, अपने राज्य में, अपने लोगों के लिए, अपनी जनता के लिए, अपने देश के कार्यों में कितना तकनीक का प्रयोग करते हो, व्यक्ति के जीवन में तकनीक का कितना प्रवेश है। तकनीक प्राय व्यक्ति के, राज्य के सभी कार्यों को सहूलियत प्रदान करने में और कम समय में, कम लागत में उत्कृष्ट कार्य करने की ओर प्रेरित करता है। और एक शक्ति के रूप में इसलिए क्योंकि तकनीक के कई आयाम हैं, तकनीक के कई क्षेत्र हैं, तकनीक के कई रूप हैं, इसके कई टाइप हैं। ठीक है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय जगत में अपनी राष्ट्रीय शक्ति के रूप में किस प्रकार से भूमिका अदा करता है, ये हमें आज के टॉपिक में स्पष्ट करना है, समझना है। तो देखिए, तकनीक एक व्यावहारिक ज्ञान तकनीक है। व्यावहारिक ज्ञान क्यों क्या कहेंगे हम? तकनीक सैद्धांतिक हो सकता है, व्यावहारिक हो सकता है, लेकिन तकनीक को, प्राय टेक्नोलॉजी को हम व्यावहारिक ज्ञान से जोड़ते हैं। इसमें वे सभी साधन आते हैं जो राष्ट्र की भौतिक समृद्धि में सहायता पहुंचाते हैं। कहने का तात्पर्य, तकनीक में हम वे साधन या उन साधनों को शामिल कर सकते हैं जिससे हमारे राष्ट्र की भौतिक समृद्धि, लौकिक समृद्धि को सहायता पहुंचाने या उसमें बढ़ाने में, इंक्रीज करने में महत्वपूर्ण एक रोल निभाते हैं। अतः तकनीक उन्नति से तात्पर्य समझ सकते हैं कि ऐसी नवीनतम पद्धतियों का प्रयोग जो पुराने ढर्रे से लंबे समय से चली आ रही थी, उनको त्याग करके नवीनतम मशीनों का प्रयोग करना, नवीनतम पद्धतियों का प्रयोग करना। अब वो केवल आप एक मशीनीकृत क्षेत्र में देखें, ऐसा नहीं है, हर एक क्षेत्र में होना चाहिए, हर एक क्षेत्र में होना चाहिए। यानी ये एक प्रकार से पुराने तौर तरीकों पर नूतन तौर तरीकों की विजय है। यानी पुराने तौर तरीकों को त्याग करके नवीनतम और नूतन तौर तरीकों का प्रवेश कराना या नवीनतम तौर तरीकों की विजय ही तकनीक के तौर पे समझ सकते हैं। स्पष्ट करना आपको कि जो लंबे समय से जिन जिन क्षेत्रों में, हर एक क्षेत्र में जिस प्रक्रिया या तकनीक का प्रयोग करते हम आ रहे थे, जिससे न उत्पादकता थी, न विकास था और न किसी प्रकार का कोई लाभ मिल रहा था,
समय भी बहुत उसमें व्यय हो रहा था, धन भी बहुत व्यय हो रहा था, उत्पादकता कुछ भी नहीं थी। ठीक है, तो ये इसमें स्पष्ट किया है कि पुराने तौर तरीकों को त्याग करके नवीनतम तौर तरीकों का प्रवेश या मतलब उनका उपभोग में करना एक प्रकार से तकनीक उन्नति के रूप में समझ सकते हैं। अब यह किन किन क्षेत्रों में, आप विधान के क्षेत्र में देख सकते हो, आप एजुकेशन शिक्षा के संबंध में समझ सकते हो, आप अनुसंधान, अब अनुसंधान ऐसा एक सेक्टर है हर एक क्षेत्र में होता है, सैनिक क्षेत्र में, मेडिसिन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, मतलब आप अंतरिक्ष, भूगर्भ, कंप्यूटर, हर एक क्षेत्र, जीवन के जो जो क्षेत्र हैं जिनसे हमारा उससे पाला पड़ता है, हर एक क्षेत्र में अनुसंधान होता है। तो ये जो तकनीक हैं वो अनुसंधानों पर सबसे ज़्यादा समय, सबसे ज़्यादा उस पर शोध किया जाता है, शोध प्रवृत्तियों को उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान आकर्षित किया जाता है। वैयक्तिक सार्वजनिक क्षेत्रों का विकास, यानी हमारे जितनी भी आप देखेंगे इकोनॉमिक पावर में जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी का प्रवेश करके, जिस प्रकार के एक प्लानिंग के साथ जो डेवलपमेंट प्रोसेस होती है, पब्लिक सेक्टर में जो डेवलपमेंट प्रोसेस होती है उसमें भी इन तकनीक का प्रवेश होता है। मैनेजमेंट क्षेत्र में, प्रविधि क्षेत्र में, तथा जो प्रोडक्शन होता है, डेवलपमेंट होता है, उसमें भी इनका प्रयोग, श्रमिक हैं, मजदूर संगठन हैं, इनका भी एक तकनीक के माध्यम से भी काफ़ी कुछ अनुभव पहले की तुलना में सुधार आया है। तो समझ सकते हैं कि ऐसा क्षेत्र है तकनीक जो जीवन के हर एक क्षेत्र में, व्यक्ति के हर एक क्षेत्र को प्रभावित करता है, और जब व्यक्ति के क्षेत्र को प्रभावित करता है तो परिवार का फिर समाज का फिर राज्य का, और यही राज्य का एक जो तकनीक के रूप में उभरना अंतर्राष्ट्रीय जगत में शक्ति के रूप में स्पष्ट करता है, शक्ति के रूप में आगे बढ़ता है। ठीक है, इसलिए क्विंसी राइट क्या कहते थे? क्विंसी राइट स्पष्ट करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रशिक्षण के रूप में तकनीकी ज्ञान वह विज्ञान है जो आविष्कार और भौतिक संस्कृति की प्रगति को विश्व राजनीति से संयुक्त करता है। स्पष्ट समझना, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के, यानी एक देश के दूसरे देशों से, चाहे वो देशों का समूह हो सकता है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो सकता है, या फिर किसी भी प्रकार के रीजनल कोऑपरेशन हो सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रशिक्षण के रूप में तकनीक वह ज्ञान है जो आविष्कार और भौतिक संस्कृति की प्रगति को विश्व राजनीति से संयुक्त करता है। विभिन्न प्रकार के आविष्कार और हमारा भौतिक कल्चर, हमारी जो भौतिक दुनिया है उसमें संस्कृति है, इन दोनों को ऐसा तालमेल बढ़ा के विश्व राजनीति के साथ उसको एक अभिन्न अंग के रूप में, अभिन्न तत्व के रूप में, या उसके साथ एक संयुक्त रूप में स्थापित करता है कौन? तकनीक। ठीक है, तो ये बहुआयामी तत्व है, ये कोई एकल नहीं है, ये विभिन्न तत्वों को, विभिन्न आयामों को साथ लेकर आगे बढ़ने की एक संयुक्त प्रणाली है जिसको हम तकनीक के तौर पर समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम ये समझते हैं कि तकनीक के जो मोटे मोटे रूप हैं, एक राष्ट्र किस प्रकार से तकनीक दृष्टि से मजबूत हो सकता है, सक्षम हो सकता है, और विश्व के अन्य राज्यों पर अपना प्रभाव रख सकता है, अपनी शक्ति को जता सकता है, और विश्व में एक अपना प्रभाव सिद्ध कर सकता है, वो तकनीक के माध्यम से ही कर सकता है। तो एक एक करके हम समझते हैं। प्राय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो तकनीक होती हैं, या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो तकनीक से प्रभावित किया जाता है, उनमें आप सैनिक तकनीक देख सकते हो, औद्योगिक तकनीक देख सकते हो, संचार तकनीक समझ सकते हैं। तो पहले लेंगे हम सैनिक तकनीक। ठीक, सेना के क्षेत्र में आपके पास क्या तकनीक है? अब देखो, आपको ये बात अच्छे ढंग से समझना चाहिए, ये बाहुबली वाला दौर नहीं है जहाँ आप हाथी, घोड़े या रथ पर बैठ कर युद्ध करें, या फिर हमारे जो इतिहास में एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण देखते हैं, जिसमें एक राज्य दूसरे राज्य पर चढ़ाई करता था, तो अपनी जो पैदल सेना तलवारों से, भालों से, या अन्य किसी प्रकार से आप समझ सकते हो कि हाथी घोड़ों पर बैठकर एक दूसरे पर आक्रमण करने का जो तरीका था, वो दौर नहीं रहा, दौर बदल चुका है। जो हमारी सेनाएं होती हैं, हमारी एयरफोर्स, हमारी नेवी, हमारी आर्मी, इतनी तकनीकी दृष्टि से आगे बढ़ चुकी हैं कि अब युद्ध होना कोई साल भर नहीं चलते या कोई महीनों के नहीं चलते हैं। अगर युद्ध होते हैं तो आने वाला समय, और जिस प्रकार से ये जो सैनिक तकनीक बढ़ रही है, लगता है कि आने वाले युद्ध कुछ दिनों के होंगे।
क्यों? क्योंकि इतने घातक हथियारों का निर्माण किया जा रहा है, मिसाइल, प्रक्षेपास्त्र, एटम बॉम्ब, जितने अत्याधुनिक एयरफोर्स के जो विमान हैं, जो हमारे नेवी के पास जो भी खतरनाक पनडुब्बियाँ हैं, मतलब समझ सकते हो कि ऐसे खतरनाक हथियारों का इजाद किया जाना या हथियारों की नवीन तकनीकों का विकास करना। आज समझ सकते हैं कि एक मिसाइल की 5000 से 10,000 के किलोमीटर के बीच में रेंज आ गई है। मतलब एक जगह बैठे किसी दूसरे देश को धराशायी कर सकते हैं। किसी देश के कोई अंतरिक्ष में सैटेलाइट है, उसको वो देश वहीं खड़े खड़े समाप्त कर सकता है, तोड़ सकता है, उसके संचार सेवाओं को ठप कर सकता है। किसी देश पर मिसाइल आक्रमण हो गया है तो उन देशों पर ऐसी तकनीक है कि उस मिसाइल को पुनः वहीं आकाश में साफ करके या फिर उसकी दिशा बदल के किसी अन्य देश पर भी वो गिरा सकते हैं। आप यकीन नहीं कर सकते कि तकनीक इतनी बढ़ चुकी है कि जिसको आजकल हम कभी एक फिक्शन के रूप में देखते थे, वो आज हकीकत के रूप में सामने आने लग गई है। सैनिक दृष्टि से इतने सक्षम हो गए हैं कुछ राष्ट्र, जो एक अकल्पनीय बात हुआ करती थी, आज वो बिल्कुल सत्य साबित हो रही है। तो आप समझिए कि 20वीं सदी में जो सैनिक तकनीक से जो युद्ध रणनीति में परिवर्तन आया है, नवीनतम जो युद्ध प्रणाली है, आज के समय में जो जिस प्रकार से युद्ध हो रहे हैं, पनडुब्बियों का विकास हो रहा है, सशस्त्र रक्षक जो जहाजी बेड़े हैं जो हमारे समुद्र में घूमते हैं, विभिन्न प्रकार के टैंक, एयरफोर्स, नेवी, मिसाइल, प्रक्षेपास्त्र, एटम बम, इतने नवीनतम युद्ध रक्षा प्रणाली आ गई हैं कि बेहद एक विश्व आप देखिए एक भय का वातावरण भी हो चुका है एक प्रकार से। अमेरिका, रूस, चीन की आक्रामक और संहारक शक्ति अब अपरिमित हो गई है। कहने का तात्पर्य उनके पास इतनी सैनिक दृष्टि से तकनीक है कि प्राय कुछ अफ्रीकी देशों के लिए, कुछ एशियाई देशों के लिए उनके सामने बिल्कुल नगण्य है। यानी उनका विश्व पर बहुत ज़्यादा प्रभाव हो चुका है स्थापित, ठीक है। और ये सैनिक तकनीक एक प्रकार से उनके बहुत बड़ी आय अर्जित करने का एक जरिया भी बन गई है। कई बड़े ऐसे राष्ट्र हैं जो अन्य छोटे राष्ट्रों को, अल्पविकसित राष्ट्रों को अपने हथियार बेचते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं। सैनिक हथियार बेचना एक प्रकार से उनका व्यवसाय का रूप भी धारण कर चुका है, ताकि अपना ज़्यादा से ज़्यादा हथियार देते रहें। ये इस प्रकार के सैनिक संधियाँ और न जाने, मतलब समझ सकते हो कि 21वीं सदी में कि प्रारंभिक दौर में, आज के दौर में देखें तो सैनिक तकनीक उच्चतम शिखर तक पहुंच चुकी है और दिन प्रतिदिन इजाफा हो रहा है। और आज भी देखेंगे कि विभिन्न शक्तिशाली राष्ट्रों के मध्य हथियारों की होड़ मची हुई है। और आप ताज़ा तरीन उदाहरण समझ सकते हो कि जिस प्रकार से फिलहाल जो चाइना, अमेरिका, चाइना, जापान, चाइना और इंडिया के मध्य जिस प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है हमें, चाइना ताइवान के मध्य जो कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है, उसे समझ सकते हो कि किस प्रकार से एक सैनिक शक्ति संपन्न या उच्च सैनिक तकनीक से संपन्न एक राज्य कितना विस्तारवादी और कितना आक्रामक होता दिखाई दे रहा है, यह आप नवीनतम उदाहरण के तौर पे समझ सकते हो। तो किसी राज्य का सैनिक दृष्टि से उन्नत होना, अपने आप में एक शक्ति के रूप में उभरना या शक्ति के रूप में आगे बढ़ना एक उसका महत्वपूर्ण कारक बनता है। अगली है औद्योगिक तकनीक। आप समझ सकते हो, आर्थिक जगत में विभिन्न क्रियाकलापों में नवीनतम तकनीकों का प्रयोग। देखिए, औद्योगिक तकनीक से आर्थिक समृद्धि की स्थापना कर राष्ट्रीय शक्ति में वृद्धि की जा सकती है, बिल्कुल स्पष्ट है। आपके जो उद्योग या उद्योग इकाइयां हैं, उन इकाइयों में जिस प्रकार से उत्पादन हो रहा है और उन उत्पादन होने में किन किन तकनीक का प्रयोग है, क्या आपके पास वही पुरानी ढर्रे वाली घिसी पिटी तकनीक का प्रयोग कर रहे हो? आप देखेंगे एक राज्य में जो उत्पादन होता है, उसी प्रकार के उत्पादन में किसी अन्य देश के पास बहुत ही उन्नत तकनीक है, कम समय, कम लागत और ज़्यादा माल। और गरीब राष्ट्र हैं, अल्पविकसित राष्ट्र हैं, अविकसित राष्ट्र हैं, उनके पास वही पुरानी है, समय ज़्यादा, घिसावट ज़्यादा, पैसा ज़्यादा, संसाधनों का ज़्यादा उपभोग, लेकिन उत्पादन न्यूनतम। तो वो एक प्रकार के मतलब किसी भी स्तर पर अपना आर्थिक विकास नहीं कर सकते। तो आप समझ सकते हो कि आर्थिक जगत में, आर्थिक उत्पादन में, आर्थिक वृद्धि या समृद्धि में भी कितना तकनीकी महत्वपूर्ण योगदान रहता है।
जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कार्य करने की अधिक श्रेष्ठ, सक्षम, सुनियोजित, व्यवस्थित तकनीक प्रक्रिया को अपन औद्योगिक विकास के रूप में समझ सकते हैं। हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जो कार्य करने की सबसे अधिक श्रेष्ठ या जो सक्षम, सुनियोजित, व्यवस्थित तकनीक प्रक्रिया होती है उसको अपन औद्योगिक विकास के तौर पर समझ सकते हैं। अब इनका उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य के तौर पर समझ सकते हैं कि तकनीकी ज्ञान से उत्पादन क्षमता बढ़ाना। हर राज्य अपना प्रोडक्शन, अपना डेवलपमेंट करना चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन की कैपेसिटी को क्रिएट करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, इंक्रीज करना चाहता है। वितरण तथा संचय की समस्याओं का निराकरण करना चाहते हैं। उद्योगों का जो संगठन है उसको सुव्यवस्थित और नवीनतम रूप से स्थापित करना चाहते हैं। वैज्ञानिक ज्ञान का उद्योगों में प्रयोग, यानी जो साइंस में जो भी इनोवेशन होता है, नवाचार होता है, उसका उद्योगों में प्रयोग करना। श्रमिकों को प्रशिक्षण तथा राष्ट्रीय हितों के साथ श्रम नीति का सामंजस्य करना होता है। अब देखो, जो भी लेबर होता है, लेबर को टेक्नोलॉजी के साथ उसका एक मतलब यूँ कह सकते हैं कि ट्रेनिंग देनी, ताकि ट्रेनिंग के पश्चात वो नई टेक्नोलॉजी के साथ एक कंफर्टेबल हो सके और फिर अच्छे ढंग से ज़्यादा कम समय में वो अपना अधिकतम देने की कोशिश कर सके। ठीक है, तो ये भी उसके साथ समझ सकते हैं। और जब ये सब होगा तो जो राष्ट्रीय हित हैं उनके साथ भी इसको जोड़ा जा सकता है, क्योंकि ये सब होगा तो राष्ट्र हितों की पूर्ति होगी, राष्ट्र पूर्ति होगी तो शक्ति अपने आप बढ़ेगी तथा तकनीक से आर्थिक उत्पादन बढ़ता है, जिससे नागरिकों का जीवन स्तर भी ऊंचा उठता है, जिससे विश्व के अन्य देशों पर प्रभाव भी पड़ता है। बिल्कुल सही है। तकनीक आप समझ सकते हो, आज हमारे पास मोबाइल है, कंप्यूटर है, नेट का उपयोग करते हैं। आप किसी भी सरकारी कार्यालय में जाइए, निजी कार्यालय में जाइए, आप अपने जो भी कार्य करते हैं हर चीज़ आजकल ऑनलाइन हो गई है। यहाँ तक कि आप समझ सकते हो, कभी जो कोरोना का दौर चल रहा है और आपको हम जो ये क्लास पे डिलीवर्ड कर रहे हैं, ये भी एक प्रकार का एक तकनीक का ही प्रयोग है। नहीं तो आप सब कहाँ बैठे और हम कहाँ बैठे, आपके सामने जो क्लास प्रेजेंट कर रहे हैं ये भी एक तकनीक का बहुत बड़ा प्रयोग है। तो आप समझ सकते हो कि तकनीक का हमारे जीवन में कितनी भूमिका रहती है। और जब ये सब होगा तो व्यक्ति, समाज, राज्य स्वतः विकास होगा, और जब विकास होगा तो हम अन्य देशों को भी तकनीक का हस्तांतरण करेंगे, तकनीक का ट्रांसफ़र करेंगे, तो हमको भी हमारे विश्व स्तर पर एक प्रभाव बढ़ाने का एक अच्छा मौका मिलता है। अगली है संचार तकनीक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सबसे महत्वपूर्ण आप समझ सकते हो, दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण जो आधार है वो है संचार टेक्नोलॉजी। इससे समझ सकते हैं कि हमारा आवागमन और संचार के आधुनिक साधनों का किसी राष्ट्र में किस सीमा तक विकास हुआ है। आप आवागमन, पहले के ज़माने में एक देश से दूसरे देश की यात्रा करनी होती थी तो आप समझ सकते हो जहाज़ के माध्यम से जाते थे। आज एयरक्राफ्ट आ गए, एरोप्लेन आ गए और ये अपने चार्टर्ड प्लेन आ गए। बहुत ही कम समय में एक जगह से दूसरी जगह हमारा आना जाना हो सकता है। तथा संचार के आधुनिक साधन आप समझ सकते हो, जितने भी इंटरनेट से जुड़े हैं, कंप्यूटर से जुड़े हैं, टेलीफोन, मोबाइल, नवीनतम जो आज समझ सकते हो कि अभी 5G का दौर आने वाला है, 4G चल ही रहा है, 5G का आने वाला है। दुनिया के कई तकनीक दृष्टि संपन्न राष्ट्रों में तो बिल्कुल 9G तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़कें हैं, रेल हैं, मोटर है, वायुयान है, सूचना तकनीक है, इंटरनेट है, इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं हैं, टीवी हैं, उपग्रह, ये सब किस में शामिल होती है? संचार तकनीक। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका ये भी होती है कि संचार तकनीक से राष्ट्र की एकता को भी बढ़ाया जा सकता है। टीवी और रेडियो ने राष्ट्र के निवासियों को मस्तिष्क पर नियंत्रण स्थापित करना सिखाया हमें। कभी भी कुछ भी राष्ट्र को संबोधित करना है या राष्ट्र में कोई संदेश देना है तो हमारे राष्ट्र प्रमुख होते हैं, हेड ऑफ स्टेट होते हैं, तो हमारे समूह प्रेजेंट होते हैं, हम उनको सुनते हैं हमें। तो इससे एक प्रकार की देश की यूनिटी को भी क्रिएट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। किसी राष्ट्र को अपना मित्र बनाया जा सकता है और शत्रु राष्ट्र के नागरिकों को भड़काया जा सकता है। ये भी आप देखो, कई बार ऐसा होता है कि बेवजह फैले स्टेट हमारा पड़ोसी है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान को खुद को देश तो संभला नहीं जा रहा है, खुद में तो हालत बुरी फंसी पड़ी है और बेवजह हिंदुस्तान के आंतरिक मामलों में दखल देने की कोशिश करता है। हमेशा फैल होता है लेकिन ये बढ़ता रहता है। तो ये क्या होते हैं कि इन संचार साधनों का कभी दुरुपयोग भी हो सकता है। ठीक है, तो ये भी समझ सकते हैं। लेकिन मोस्टली आप समझ सकते हो कि देश की यूनिटी में, देश के संविधान में विश्वास करते हुए जो लोग अपने देश के प्रति वफादारी निभाते हैं, देश में एकता का संदेश देते हैं, इसमें भी इनका बहुत बड़ी भूमिका रहती है। तकनीक के कारण
ये भी समझ सकते हैं कि एक देश की जो अपनी मान्यता और लक्ष्यों में परिवर्तन भी किया जा सकता है। तकनीक द्वारा अन्य देशों जैसे किसी आर्थिक तत्व है, जनसंख्या है, मनोबल को भी प्रभावित किया जा सकता है। तकनीक विदेश नीति की विषय वस्तु को प्रभावित करती है। तकनीक राष्ट्र निर्माण का एक प्रचुर साधन के रूप में भी अपन समझ सकते हैं। तकनीक का विदेश नीति के संचालन पर क्रांतिकारी प्रभाव पड़ता है। इससे विदेश नीति की लोकतांत्रिकरण भी हुआ है, क्योंकि इसमें सभी पक्षों को, सभी लोगों की विचारों को महत्व दिया जाता है। तो समझ सकते हैं कि तकनीक से ज़्यादा हम वाकिफ होने से या संचार तकनीक से वाकिफ होने से हमें ये पता होना शुरू हुआ है कि हमारे देश में क्या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, हमारी उसमें क्या भूमिका है, हमारा पब्लिक ओपिनियन को कितना उसमें महत्व दिया जाता है, सरकार क्या डिसीजन करती है, सरकार क्या काम करती है, हमारी उस पर हर समय नज़र रहती है, तथा एक सक्षम और जागरूक नागरिक के तौर पर हम उसमें भूमिका निभाने की भी कोशिश करते हैं। तो आप समझ सकते हो ये इतना होना कितना एक शक्ति के रूप में आगे बढ़ाता है। आप कल्पना कीजिए कि इस प्रकार कुछ भी नहीं हो तो हम कहाँ खड़े हैं, आप स्वयं महसूस कर सकते हो। आप बात स्पष्ट हुई। इसलिए हमने आज के इस क्लास में ये समझा कि तकनीक एक राष्ट्रीय शक्ति के रूप में क्या भूमिका निभाती है।